अच्छा बच्चों, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। सबसे पहली बात, हमारे पास अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स होनी चाहिए। उनके इनसाइड किसी पॉइंट के ऊपर हमने फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई हमने फाइंड आउट करनी है किसी पॉइंट पे इनसाइड अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अपोजिटली चार्ज मीन एक प्लेट अगर पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज। अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट का मतलब ये है कि बेटा दो प्लेट्स डिफरेंट शेप में हो सकती हैं। मसलन सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है, यूं और यूं, एक प्लेट ये हो दूसरी प्लेट ये हो। सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, यूं एक प्लेट हो और फिर ये दूसरी प्लेट हो। तो पैरेलल का मतलब है आमने सामने होनी चाहिए। अपोजिटली चार्ज तो किसी भी शेप में हो सकती हैं, यहाँ पर साथ क्या होनी चाहिए, पैरेलल भी होनी चाहिए। तो बेटा हमने लेट कर ली ये दो पैरेलल प्लेट्स, इसी शेप में ये पैरेलल हो सकती हैं। ये हमने पैरेलल प्लेट ले ली, कोई मेटालिक प्लेट पैरेलल भी है, और अपोजिटली चार्ज के लिए हम इस प्लेट के ऊपर लेट कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है ये, और ये प्लेट क्या है, नेगेटिव चार्ज है। जितने इस पे पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज मौजूद है। लिहाजा अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं। अब बेटा जब अपोजिटली चार्ज प्लेट हो और एक दूसरे के करीब भी हो, तो ये चार्जेस कहाँ पे लाई करेंगे? चार्जेस बैक पे, मिडिल में, या फ्रंट सरफेस के फ्रंट पे लाई करेंगे? इस साइड लाई करेंगे, इधर लाई करेंगे फ्रंट पे, ये कैसे तैयार? तो बेटा ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चार्जेस लाई करेंगे फ्रंट साइड, यानी सरफेस इस पार्ट पे, और सरफेस का जो ये है, ये हमारे पास प्लेट है, ये जो एरिया बनता है इसको हम क्या कह लेते हैं, ए कह लेते हैं। लेट इस ए एरिया में टोटल चार्ज अगर यहाँ पर क्यू है, तो यहाँ पर भी क्या होंगे, टोटल चार्ज क्यू, लेकिन वो नेगेटिव क्यू, ये क्या है, पॉजिटिव क्यू है। इसके बाद बेटा लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी, चूंकि सरफेस पे चार्ज से सरफेस पे लाई कर रहे हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपने पढ़ा हुआ है। सरफेस चार्ज डेंसिटी लेट यहाँ पे क्या है, सिग्मा है। कितने एरिया पे, ए एरिया पे, तो ये हमने ले लिया। तो बेटा हमने अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट ले ली, ये सारी चीजें सपोज कर। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट में पॉजिटिव प्लेट से, और एंड होती है किस पे, नेगेटिव प्लेट के ऊपर। लिहाजा इलेक्ट्रिक लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट एंड एंड ऑन नेगेटिव प्लेट। तो लिहाजा इसके इनसाइड क्या पाया जाता है, इसके इनसाइड पाई जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड किसी पॉइंट पे कितनी होती है ये देखना। तो इनसाइड कोई पॉइंट ले लेते हैं, लेट ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। बेटा यहां तक फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ हमारा, जिसमें हमने सारा सेटअप बना लिया। हमने अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट ले ली जिन पर चार्ज क्यू है, एरिया ए है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। उसकी वजह से इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जा रही है किसी पॉइंट पे। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे
और ये सारी सूरत हमारे पास मौजूद है। अब बेटा इनसाइड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गाउस लॉ लगाना है। तो गाउस लॉ की कंडीशन ये है कि ये पॉइंट क्या होना चाहिए, क्लोज सरफेस का हिस्सा होना चाहिए। गाउस लॉ की कंडीशन ये है कि पॉइंट पी क्या होना चाहिए, क्लोज। तो पॉइंट पी को क्लोज लेने के लिए बेटा हम इमेजिनरी क्लोज सरफेस लेंगे ताकि पॉइंट पी क्लोज सरफेस का क्या बन जाए, हिस्सा बन जाए। गाउस लॉ उस वक्त तक नहीं लगा सकते हमें सारे सेटअप पे जब तक क्लोज सरफेस ना हो। तो बेटा हमने क्लोज सरफेस लेना है और ये हमने ले लिया क्लोज सरफेस इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स। ये हमने क्लोज सरफेस ले लिया इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स इन सच अ वे दैट point P lies upon the boundary of that closed surface. Point P lies upon the boundary of that closed surface. बेटा हमने बॉक्स की शक्ल में क्लोज सरफेस लिया इस तरह से कि पॉइंट P उस क्लोज सरफेस की बाउंड्री पे लाई कर रहा हो। और अब हम क्या करेंगे, गाउस लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये दो स्टेप हो गए हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ इन चार्जेस की वजह से इस पूरे सरफेस से जो फ्लक्स गुजर के जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटसाइड जा रहा है पूरे बॉक्स से, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ दैट इज इक्वल टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। थर्ड स्टेप है हमारा अप्लाइंग गाउस लॉ। तो गाउस लॉ says total flux through this closed surface is equal to total charge enclosed by the surface divided by epsilon naught, equation number 1। अब बेटा टोटल चार्ज हैं कितने, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी is equal to total charge per unit area where area is the A is the area of the surface of plate। और जो इसका सरफेस का एरिया है वही बॉक्स के एक साइड के सरफेस एरिया भी बॉक्स का होगा। तो बेटा यहाँ से Q is equal to हो जाएगा हमारे पास सिग्मा इंटू A, इक्वेशन नंबर 2। सो वैल्यू ऑफ चार्ज आपने फाइंड आउट कर ली, पुट कर लें इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू ऑफ चार्ज। तो phi विल बी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर हमारे पास A आ गया। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो टोटल फ्लक्स इस बॉक्स से गुजरेगा ड्यू टू दीज चार्जेस Q हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी वो होगा ये। आइए ना जनरल डेफिनेशन अप्लाई करके गॉस लॉ से हम फाइंड आउट करें और जनरल डेफिनेशन अप्लाई करके टोटल फ्लक्स निकालें। टारगेट हमारा इस पॉइंट पे P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना। तो ये स्टेप नंबर हमारा होगा 5। 4 स्टेप हो गया। तो बेटा उसके लिए जनरल डेफिनेशन कहती है हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू EA cos ऑफ थीटा, इक्वेशन नंबर 3। बट यहाँ पर देखें ये सरफेस फ्लैट नहीं है, यहाँ का जो एरिया है इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, यहाँ के एरिया की डायरेक्शन ये बन रही है, यहाँ के एरिया की डायरेक्शन ये बन रही है और यहाँ के एरिया की डायरेक्शन ये बन रही है। लिहाजा ये डेफिनेशन अप्लाई करने के लिए इन दिस केस ये डेफिनेशन अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पूरे बॉक्स के 4 हिस्से बनाएंगे, 4 सरफेस में डिवाइड करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास सरफेस S1, ये आ जाएगा S2, ये आ जाएगा S3 और ये आ जाएगा हमारे पास S4। तो हम फ्लक्स S1 से लग निकालेंगे, S2 से लग निकालेंगे, S3 से और S4 से। दो तरीकाकार यहाँ से आगे बनते हैं। एक तो ये है कि टोटल फ्लक्स है S1 से S2, S3, S4 और वैल्यूज पुट कर दें, या दूसरा है पहले S1 का अलग निकाल लें, फिर S2 का निकाल लें, फिर S3 का, फिर S4 का और फिर टोटल ऐड करें। तो दो तरीकाकार है।
बेहतर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही है, S1 का अलग निकाल लें, S2 का अलग, S3 का और S4 का अलग निकाल लें। तो बेटा let phi1 is the electric flux through S1, then phi1 will be equal to EA cos of theta1. Beta, where theta1 is the angle between electric field intensity and vector area. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऑलवेज ये रहती है बेटा, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज प्लेट एंड एंड ऑन नेगेटिव प्लेट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है, जबकि एरिया वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री। हियर इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फाई 1 हो जाएगा हमारे पास EA cos of 90 डिग्री। और cos of 90 किसके इक्वल होता है? cos of 90 किसके इक्वल होता है? हमारे पास ये होता है 0 के इक्वल। तो फ्लक्स आ गया 0, इक्वेशन नंबर 4। सो इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने निकाल लिया थ्रू S1 सरफेस का। अब हम S2 सरफेस का निकालेंगे, तो उसके लिए लिखें लेट phi2 is the electric flux through S2, then phi2 will be equal to phi2 हो जाएगा EA cos of theta, where A is the area of this surface, और ये एरिया ऑलमोस्ट क्या इक्वल है, लिहाजा इसको आप A कह सकते हैं, वही वाला है। ये किसका एरिया है? इस प्लेट का सरफेस एरिया, और ये किसका एरिया? इस बॉक्स का, इस सरफेस का S2 का। तो S2 और ये वाला क्या है? आपस में इक्वल है, इसलिए इनको A कह सकते हैं। और बाकियों के इसलिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है कि यहाँ भी 0 हो जाना है, यहाँ भी 0 हो जाना है, यहाँ भी 0 हो जाना फ्लक्स में, लिहाजा इस एरिया की अहमियत नहीं है। तो लिहाजा ये आपके पास, अच्छा यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों क्या है? पैरेलल है। तो phi2 is equal to EA cos of 0 डिग्री आ जाएगा, because electric field intensity and vector area are parallel to each other। तो ये आ जाएगा phi2 हमारे पास EA के इक्वल, इक्वेशन नंबर आ जाएगी ये 5। सिमिलरली बेटा हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे थ्रू S3 और फिर S4। तो let phi3 is the electric flux through S3, then phi3 is the electric flux through S3, then phi3 is equal to EA cos of theta3। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन ये बन रही है, और वेक्टर एरिया पर एंगल 90 डिग्री बनता है, 0 हो जाएगा। phi3 is equal to EA cos of 90 डिग्री which is equal to, सो इस तरह से phi3 भी क्या आया बच्चों? 0 के इक्वल आया। अब हम निकालने जा रहे हैं phi4। phi4 is the electric flux through S4, then यहां पर याद रखिएगा बच्चों, phi4 is equal to EA cos of theta। यहां theta4 लिखते हमेशा, यहां पर चूंकि phi जो S4 है ये सरफेस से इस तरफ है, ये सरफेस के लेफ्ट साइड पे है, जबकि इन दिस केस इलेक्ट्रिक लाइंस जो है ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड ऑन नेगेटिव, इस तरफ कोई इलेक्ट्रिक लाइन प्रोड्यूस होके नहीं जाएगी। और अगर इस तरफ कोई इलेक्ट्रिक लाइन प्रोड्यूस होके नहीं आएगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर 0 होगी तो इसका मतलब है कि यहाँ कोई फील्ड पाई नहीं जाती। तो आप कह सकते हैं ये 0 अक्रॉस S4, तो phi4 0 into this is equal to 0। सो इस तरह से phi1 0 हुआ बिकॉज एंगल 90 था, phi2 हमारे पास EA आ गया थ्रू S, phi3 0 हुआ बिकॉज एंगल 90 था, और phi4 0 हुआ बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 थी। तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा हमारे पास, let phi total is the total electric flux, then that will be equal to phi1 plus phi2 plus phi3 plus phi4
स्टॉप करेंगे। तो बेटा टोटल फ्लक्स के लिए, टोटल फ्लक्स विल थ्रू दिस होल बॉक्स ड्यू टू दीज चार्जेस, वो हो जाएगा phi1 प्लस phi2 प्लस तमाम का फ्लक्स। अच्छा बच्चों, आपका एक क्वेश्चन है, चार्ज तो ये भी है नेगेटिव भी, तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लक्स आपने निकाला, जबकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में तो दोनों का कंट्रीब्यूशन है। तो बेटा पॉजिटिव से लाइन स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे जाके एंड होती है। सो नेगेटिव की लाइन की डायरेक्शन भी वही बन रही है यहाँ पे जो पॉजिटिव की लाइन की डायरेक्शन बन रही है, लाइन सेम रहती है पॉजिटिव और एक नेगेटिव केस। अगर आपके पास 10 लाइन यहाँ से ओरिजिनेट होके जाती हैं तो नेगेटिव के केस में वही 10 लाइन ओरिजिनेट होगी, तो लिहाजा लाइन की तादाद में फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा इसलिए आप सिर्फ एक सरफेस को आपने क्लोज करके ये फ्लक्स निकाला। तो दूसरी बात ये है कि आपने वेरियस पुट की phi1 की जगह 0, phi2 की जगह EA, phi3 की जगह 0 और phi4 की जगह 0, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल आ गया हमारे पास EA के इक्वल इक्वेशन की। अकॉर्डिंग टू जनरल डेफिनेशन फ्लक्स आया EA के इक्वल थ्रू दिस होल क्लोज सरफेस, और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स आया सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कंपेयर कर दे, गॉस लॉ कहता है ये फ्लक्स है क्लोज सरफेस से, जबकि जनरल डेफिनेशन कहती है ये फ्लक्स है। तो कंपेयर कर दें तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन A एंड B वी हैव, तो ये हो जाएगा हमारे पास EA is equal to सिग्मा A by एप्सिलॉन नॉट, A से कट जाएगा तो ये आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, फ्लक्स ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे ज्यादा होगी। और दूसरा किस पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। अगर मीडियम डाइलेक्ट्रिक है जिसकी परमिटिविटी ज्यादा है तो फिर फील्ड क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ से अगर वेक्टर फॉर्म देना चाहें, इधर ये वेक्टर फॉर्म आ जाएगी और इधर क्या आ जाएगा? साथ R यूनिट वेक्टर आ जाएगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था बच्चों हमारा। तो बेटा इसमें हमारे 7-8 स्टेप इन्वॉल्व हुए, जिनको स्टार्ट में हमने सपोजिशन की, ये सारा कुछ लेट किया, उसका पॉइंट लिया, गाउस सरफेस लिया, गाउस लॉ लगाया, वेरी ऑफ चार्ज बना के पुट की इसमें, फिर जनरल डेफिनेशन, फिर इसको सिंपलीफाई किया अकॉर्डिंग टू दिस वन सिचुएशन, फ्लक्स आया, कंपेयर किया दोनों को, काटा, और ये हमारे पास क्या आ गया? रिजल्ट, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है सरफेस चार्ज डेंसिटी पे और मीडियम पे। डायरेक्शन किधर होगी? फ्रॉम पॉजिटिव टू व्हाट? नेगेटिव होगी। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर।